सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे थे अपना कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। तो लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस जाना था, है ना। वोल्टेज हम जान चुके थे, करंट हम जान चुके थे, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हम जान चुके थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके थे। तो अब थोड़े से इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो हमारी बुक में प्रेजेंट है। हमारी बुक में जो न्यूमेरिकल्स हमें दिए गए, तो देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के पास का जो वोल्टेज हमें दे रखा है वो दे रखा है 60 वोल्ट। ठीक है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब क्या है, देखो क्वेश्चन में कह रहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक हीटर के पास, जब हमने 60 वोल्ट दिया, यानी कि हम एक हीटर को 60 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ते हैं या 60 वोल्ट के हमने उसको वोल्टेज दिया, तो वो जो करंट फ्लो करवाता है वो 4 एम्पियर का कराता है। उससे धारा कितनी निकलती है? 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब आगे कह रहा है जब हीटर व्हेन करंट विल व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। अब यही हीटर कितना करंट देगा, कितनी धारा देगा, यदि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो वोल्टेज है उसको बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया जाए। तो देखिए, पहले केस में V बराबर आई आर हमारे पास सूत्र होगा, ये तो हमें पता ही है। हमें एक बात पता लग रही है कि हमने एक हीटर को पहले 60 वोल्ट पे लगाया, अब उस हीटर को हटाया, अब इस हीटर को 120 वोल्ट पे लगा दिया, यानी कि हमने वोल्टेज चेंज किया है। अगर हमने वोल्टेज चेंज किया है तो क्या हमने हीटर भी चेंज किया है? तो आपका जवाब होगा नहीं, हीटर तो वही है ना, पहले हमने 60 वोल्ट पे लगाया, अब हमने 120 वोल्ट पे लगा दिया, यानी कि हीटर तो वही है। अब अगर हीटर वही है तो हीटर में एक चीज सेम होगी जिसका नाम है प्रतिरोध। तो पहले जब 60 वोल्ट था तो धारा इससे प्रवाहित हो रही थी 4 एम्पियर की, तो रेजिस्टेंस हमें निकालना था प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकलता 60/4, 15 ओम का प्रतिरोध यहाँ से मिल रहा था, यानी कि 15 ओम का हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। सिंपल सीधी सी बात है, जब हमने इस हीटर को 60 वोल्ट की उससे जोड़ा। अब यही 60 वोल्ट, अब यही हीटर जो है यही बेसिकली किस पे लेके चले गए, हम 120 वोल्ट पे लेके चले गए। रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो यही हीटर अब हमने कितने वोल्टेज पे लगा दिया, 120 वोल्ट पे लगा दिया। आपसे पूछा अब धारा कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगेगा V बराबर आई आर। V का मान अब बढ़ा के कर दिया 120, I का मान बढ़ा के I अपने को निकालना है, R का मान 15 का 15 ही, तो I बराबर आ जाएगा 120/15, 15 अट्ठे 120, यानी कि अब जो धारा है वो 8 एम्पियर हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप इस हीटर को 120 वोल्ट पे लगा दोगे तो धारा कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि हीटर सेम था तो रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हीटर अगर सेम है तो प्रतिरोध का मान समान होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एंड देन हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा इसको हिंदी में भी डिफाइन कर देता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो विभव आपको दिया हुआ है बिटवीन द टर्मिनल, यानी कि एक उसमें जो एक हीटर है, हीटर का, ठीक है, विद्युत हीटर है, उस हीटर का जो विभव दे रखा है वो 60 वोल्ट दे रखा है, जब उससे धारा कितनी मिलती है, 4 एम्पियर मिलती है। आपसे पूछिए क्या धारा होगी, धारा का नया मान बताओ जब वही हीटर 120 वोल्ट के विभव से जोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो हीटर वही था, हीटर तो वही था, पर हीटर को उठा के अब 120 वोल्ट से लगा दिया गया, तो हमारे पास नई धारा कितनी आ गई, 8 एम्पियर। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए फिर बताएं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक तार है, कोई धातु की तार है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, और उसका प्रतिरोध हमें दे रखा है, कितना प्रतिरोध दे रखा है, हमें प्रतिरोध दे रखा है उसका 26 ओम। अगर डायमीटर यानी कि अगर हम व्यास बढ़ा देते हैं, या हम कहते हैं व्यास जो है उस तार का 0.3 मिलीमीटर है, तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मेटल एट द टेम्परेचर। आपसे प्रतिरोधकता पूछी है, यानी कि आपसे पूछा है रो। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको रेजिस्टेंस का मान दे रखा है यानी कि 26 ओम, कितनी लंबाई है इस तार की, 1 मीटर, और कितना व्यास है, डायमीटर यानी कि व्यास हमें दिया है, तो व्यास हमें दे रखा है भैया 0.3 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमें व्यास दे रखा है तो हमें इसको त्रिज्या में बदलना पड़ेगा, 0.3/2 आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी हम व्यास का यानी कि डायमीटर का आधा करता है तो हमें रेडियस मिलता है ना, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। व्यास का आधा करने से हमें त्रिज्या प्राप्त होती है, तो हमने इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब अगर हम इसका आधा कर देंगे तो इतना तो पता लगता है कि सर ये 0.3 था, नीचे आ जाएगा 2,
और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम करेंगे -3 से मल्टीप्लाई। 1 मिलीमीटर को जब भी मीटर में बदलना हो, 1 मिलीमीटर के अंदर 10 की घात -3 मीटर होते हैं। ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो हमने रेडियस निकाल दिया ना। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर एक चीज करनी है, जो कि देखो इस फॉर्मूले को छोड़ दो, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक, हमें पता है रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। हमें प्रतिरोधकता निकालनी है, आर का मान 26 है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप याद रखेंगे क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया की जगह हम पाई रखेंगे, पाई का मान आर का स्क्वायर यानी कि 0.3/2 गुणा 10 की घात -3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 26 आर का मान है, पाई, पाई की जगह पाई, ए की जगह आया पाई आर का स्क्वायर और डिवाइड यहाँ पे 2 तो है ही। अब लंबाई कितनी है इसकी, 1 मीटर है तो 1 लगा दो, सिंपल है ना। एक काम करो, यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर है, 2 नहीं आएगी, यहाँ पे 1 आएगा बस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, कुछ भी नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बस 26 को 26 रखना। पाई का मान आपको पता है 22.7, 0.3 का वर्ग, 0.3 गुणा 0.3, नीचे आएगा 2 दूनी 4 और 10 की घात बन जाएगा -6, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात -6। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, देखो गुणा मल्टीप्लाई भाग करना है, कुछ नहीं करना, आपका आंसर आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो हमें यहीं पे ये दिया है। देखो यहाँ पे इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने डायमीटर का स्क्वायर कर दिया इन्होंने व्यास डायरेक्ट ले लिया। तो इस रेडियस की जगह अगर आप व्यास लोगे, यानी कि इस त्रिज्या की जगह आप डायमीटर डायरेक्ट लोगे, तो क्या आ जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर। तो क्या एरिया ये नहीं बन जाएगा πd²/4। तो उन्होंने डायरेक्ट πd²/4 ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई। फॉर्मूला लगाओ ना, फॉर्मूला क्या कहता है, रो बराबर आर, ए की वैल्यू कितनी आ गई, πd²/4 अपॉन एल। तो यही तो वो फॉर्मूला उन्होंने लगाया है, डी का मतलब यहाँ पे व्यास है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। आई होप ये सबको विजिबल होगा, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वायर का डबल हो गया। आपको क्या करना है, 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एक तार है, अब है ना, अब 4 ओम का प्रतिरोध है उस तार का, और वो डबल हो गई अपने ऊपर। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि नई तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो जब तार डबल हो गई, यानी कि देखो इसको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको। एक तार डबल हो गई अपने ऊपर, यानी कि ये इसकी लंबाई थी माना, ठीक है, एल इसकी लंबाई थी। अब ये अपने ऊपर ही डबल हो गई, जैसे ये इसकी लंबाई थी, अब ये अपने ऊपर डबल हो गई। तो अगर ये इसके ऊपर डबल हो गई, फॉर एन एग्जांपल, 1 मिनट, जैसे मान लो ये एक तार है, ठीक है, हमारे पास ये एक कंप्लीट तार है, ये पूरी एक तार है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। अब ये इसके ऊपर डबल हो गई, डबल मतलब इसके ऊपर दोगुनी हो गई। तो क्या किया होगा हमने, इसको इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब आप खुद सोचिए कि पहले इसकी लंबाई कितनी सारी थी, इतनी बड़ी इसकी लंबाई थी, लेकिन अब ये इसके ऊपर हो गई। अगर ये इसके ऊपर हो गई तो ये कैसी हो गई, डबल हो गई, लेकिन इसकी लंबाई आधी हो गई। देखो ना, पहले लंबाई एल थी, ये हो गई आधी। यानी कि अगर तार की लंबाई को ऐसे डबल कर दिया जाए तो ये इसके ऊपर फोल्डित हो जाएगी, इसके ऊपर तार, तार के ऊपर तार कर दी हमने, फोल्ड कर दी, तो लंबाई हो गई आधी। अब आप एक गौर से देखिए कि अगर लंबाई आधी हो गई, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक उदाहरण दूं कि लंबाई आधी हो गई, जैसे ये इसके ऊपर डबल हो गया, तो लंबाई आधी होगी, क्या क्षेत्रफल डबल नहीं हो गया, एरिया देखो डबल नहीं हो गया। पहले एरिया तो पतला सा था, पहले तो तार पतली थी, अब तार मोटी नहीं हो गई। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर लंबाई आधी हो जाती है तो क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। अगर लंबाई आधी हो जाती है तो क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। अगर लंबाई 3 हो गई, 1/3, तो क्षेत्रफल 3 गुना हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही कहा कि जो 4 ओम के रेजिस्टेंस की तार थी, यानी कि 4 ओम के प्रतिरोध की तार थी, भाई वो अब क्या हो गई, अपने ऊपर डबल हो चुकी है। ठीक है,
आपसे नया प्रतिरोध पूछा है, यानी कि पहले इस तार की लंबाई कितनी थी L। अब जैसे ही इस तार को डबल कर दिया तो इसकी लंबाई 2L हो गई। डबल ऑन इट है, अपने ही ऊपर है डबल, स्ट्रेच नहीं किया हमने, खींचा नहीं है हमने, ठीक है, हमने इसे खींचा नहीं है, हमने इसके ऊपर इसको मोड़ के रख दिया। तो जब हम इसको मोड़ के रखेंगे तो तार मोटी हो जाएगी, लंबाई उसकी समान रहेगी, ठीक है। पहले क्षेत्रफल इसका A था, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2 है। भाई पहला इसका प्रतिरोध 4 ओम था, नया प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है। पर मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, मुझे एक छोटी सी चीज ये बताएं कि ठीक है हम प्रतिरोध तो निकाल रहे हैं, अब इसका नया प्रतिरोध हमसे पूछा है ना, अब हमसे इसका नया प्रतिरोध पूछा है। सवाल मेरा आपसे ये है कि तार बदल गई होगी? ऐसा तो नहीं होगा ना कि सोने की तार को काटोगे और उसके ऊपर सोने की तार को रख दोगे तो वो लोहा बन जाएगा, या लोहे की तार को ऐसे फोल्ड करोगे तो सोना बन जाएगा। यानी मटेरियल तो सेम रहेगा, पदार्थ तो वही रहेगा, काट के उसके ऊपर भी रख दोगे तो पदार्थ तो समान ही रहेगा। तो रजिस्टिविटी यहाँ भी रो थी, रजिस्टिविटी यहाँ भी रो थी, प्रतिरोधकता दोनों जगह समान। क्या सूत्र होता है प्रतिरोधकता का? R A बटा L। तो R की जगह R रखेंगे 4, A की जगह A और L की जगह L, और ये मान आया रो का। जो पुरानी नई प्रतिरोधकता आई तो वो आएगी R1 A अपॉन L। अब ध्यान से देखेंगे R1 का मान तो R1 है, A का मान कितना हो चुका है 2A, बटे की जगह बटा, और L कितना हो चुका है L/2। तो गणित की लगाएं, गणित क्या कहती है? गणित कहती है कि भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 4R1A/L, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा ना। बस अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, ये वाली प्रतिरोधकता और ये वाली प्रतिरोधकता बराबर कर दो, तो 4A बटा L बराबर, क्योंकि है तो सेम, तार तो सेम ही है, बराबर आ जाएगा 4R1A अपॉन L। L से L कट गया, A से A कट गया, नया R निकालना है आपको, तो नया R जब आपको निकालना है तो वो निकल जाएगा 4/4, यानी कि 1 ओम। तो नया प्रतिरोध कितना आ गया इस तार को अपने ऊपर डबल करके? 1 ओम, यानी कि प्रतिरोध हो चुका है 1 ओम, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 ओम आ गया। तो यही वहां क्वेश्चन में भी दिया है कि हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, जब हमने उसको डबल कर दिया तो उसकी लंबाई कितनी हो गई? इसकी लंबाई हो जाएगी आधी, लंबाई हो जाएगी आधी, और जिसके कारण उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना, 2 टाइम्स डबल, ठीक है। तो लंबाई आधी हुई तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 गुना हो गया। प्रतिरोधकता RA/L होती है, तार तो सेम रही होगी, मटेरियल समान रहा होगा, तो दोनों की प्रतिरोधकता को क्या रख दिया हमने? समान रख दिया, और समान रखने पर हमारा आंसर आएगा 1 ओम, ठीक है। तो इसे नोट कर ले, को नोट कर ले, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा दिया पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने बहुत बार देख भी लिए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। तो ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, जैसे मैंने आपको बताया था ये सारी कहानी। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस डिपेंड। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि ऐसे कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो कितने बताए थे मैंने बेसिकली आपको बताया तो मैंने वैसे 4 थे, बट आप एग्जाम में 3 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। पहला याद रखना हमेशा कौन सा फैक्टर होता है? पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तीसरा होता है मटेरियल, और चौथा मैंने बताया था टेम्परेचर। कौन कौन से वो कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है? तो पहला कारक है हमारे पास लंबाई, दूसरा काट क्षेत्रफल, तीसरा है पदार्थ, और चौथा है तापमान। तो जल्दी से नोट कर लीजिए।
सो ये वो चार फैक्टर्स हैं, ये वो चार कारक है जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबाई, दूसरा हो जाएगा एरिया, एरिया का मतलब मैंने आपको बताया था थिकनेस है ना, पतली या मोटी तार है उस पे। तीसरा है मटेरियल यानी कि पदार्थ, और चौथा है तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो ये चार वो कारक है जिन पर हमारा रेजिस्टेंस या हम कह सकते हैं प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material when connected to the same source। यानी कि एक ही बैटरी से हमने दो अलग अलग तरीके की तारों को जोड़ा, बस एक तार मोटी थी एक तार पतली थी और दोनों समान धातुओं की थी, यानी कि एक ही मटेरियल की, एक ही पदार्थ की, मतलब पहली भी कॉपर है तो दूसरी भी कॉपर है। यानी कि दो तांबे की तार लाए, एक तार मोटी लाए एक लाए पतली। अब बोला भाई दोनों को एक ही बैटरी से जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया। तो बोला करंट किस पे ज्यादा फ्लो करेगा, धारा किसके अंदर अच्छे से प्रवाह करेगी। तो आपको यहाँ के लिए आंसर रखना है कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, क्षेत्रफल के ये वक्रानुपाती होता है। यानी कि क्षेत्रफल अगर ज्यादा हुआ तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट और शॉर्ट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो थिक वायर है यानी कि जो मोटी तार है, मोटी तार का एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा। मोटी तार का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मोटी तार का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो भाई सीधी सीधी बात यहाँ पे अंडरस्टूड है कि उसका प्रतिरोध कम होगा, है ना। तो क्षेत्रफल यहाँ पर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम और धारा अच्छे से प्रवाहित करेगी, यानी कि धारा अच्छे से फ्लो करेगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो धारा प्रवाहित करेगी वो मोटी तार पे ज्यादा अच्छे से करेगी। उसका मुख्य कारण यह है कि अगर तार की मोटाई बढ़ा दी जाए यानी कि तार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कम हो जाता है, और जिस कारण तार का प्रतिरोध अगर कम हो गया तो धारा अच्छे से प्रवाहित करेगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा लिखना चाहे इसको अपनी भाषा में। यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि थिक वायर, मैं हिंदी में भी लिखूंगा, पहले से इंग्लिश में लिख देते हैं। थिक वायर हैविंग मोर एरिया will provide less resistance as a result अगर हम बात करें एज अ रिजल्ट it has more करंट। इसे नोट कर लीजिए, फिर हिंदी में भी लिखता हूँ। तो हम कहेंगे मोटी तार के पास प्रतिरोध मोटी तार के पास क्षेत्रफल ज्यादा है, और मोटी तार के पास अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो भाई प्रतिरोध कम होगा, जिस कारणवश यहाँ पर धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। तो मोटी तार का ज्यादा क्षेत्रफल होता है जिस कारण प्रतिरोध कम होता है और धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए हिंदी वाले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या कर दिया भाई, प्रतिरोध को तो नियत रख दिया, ठीक है।
प्रतिरोध को नियत रख दिया, कांस्टेंट ही रखा, ठीक है, बदला नहीं, मतलब रेजिस्टेंस वही है। जैसे अभी हीटर वाला क्वेश्चन किया था ना, तो हीटर तो वही था, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स या एंड ऑफ द डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। यानी कि भाई हमने विभव बदल दिया लेकिन प्रतिरोध को तो वही रखा। आपसे पूछा है व्हाट विल बी चेंज अकर इन करंट थ्रू इट, धारा में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले जो प्रतिरोध था माना उसका मान R था, और अब जो प्रतिरोध आया है उसका मान अभी भी R ही है। पहले जो वोल्टेज था वो V था, लेकिन अब जो वोल्टेज है वो V/2 हो चुका है। तो भाई पहले जो धारा थी मान लेते हैं वो I1 है, और अब जो धारा हो गई वो I2 हो गई। हमसे यही पूछा है कि I1 और I2 में क्या फर्क पड़ा होगा। तो सबसे पहले की कंडीशन में देखें, ओम का नियम लगाए तो V बराबर I1 R। तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू है वो थी V/R, यानी यहाँ से जो धारा निकली थी वो V/R निकली थी। तब की कहानी है जब हमने कोई छेड़खानी नहीं की, V वोल्ट की बैटरी लगाई। अब हमने क्या किया, अब हमने वोल्टेज को आधा कर दिया। तो सर वोल्टेज को आधा करेंगे तो क्या होगा, धारा पर बिल्कुल ओम का नियम लगाएंगे तो I बराबर V/R, तो यहाँ पे बन जाएगा V/2 इंटू R। प्रतिरोध तो नहीं बदला, रेजिस्टेंस तो नहीं बदला, तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो I2 की वैल्यू बन जाएगी V/2 इंटू R या V/2R। अब जरा गौर करें तो V/R का मान प्रथम इस समीकरण से देखें, इस वाले समीकरण से अगर आप देखोगे तो इस समीकरण से I1 का मान कितना है V/R, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा V/R। तो I2 की जगह I2, V/R की जगह हम V/R की जगह लगाएंगे I1, और नीचे ये 2 देखो अपना बैठा हुआ, यानी कि धारा आधी हो गई, धारा आधी हो गई यानी कि करंट आधा हो गया। तो क्या पता लगा कि इससे क्या चेंज दिखेगा, इससे ये दिखेगा कि करंट विल बी या करंट विल बिकम हाफ। तो भाई अगर ऐसा आप करोगे कि पहले V वोल्टेज था और अब V/2 वोल्टेज कर दिया, यानी कि वोल्टेज को आधा कर दिया, प्रतिरोध आपने समान रखा, प्रतिरोध में कोई छेड़खानी की, तो धारा भी आधी हो जाएगी यदि वोल्टेज आधा करोगे। और ये कैसे पता लग रहा है, ये हमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से भी पता लग रहा है। यही ओम का सिद्धांत था, V बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा, V घटाओगे तो I भी घट जाएगा। तो V को आपने घटा दिया ना, तो उतना ही I भी घट जाएगा। यानी कि अगर V आधा हुआ है तो I भी आधा हो जाएगा, पर प्रतिरोध हमारा समान रहना चाहिए, रेजिस्टेंस हमारा सेम रहना चाहिए, और वो कांस्टेंट बोला भी है क्वेश्चन में, वो कहा भी है कि कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे हिंदी में भी लिख देता हूँ तो हिंदी में ये बन जाएगा कि धारा हमारी आधा हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ धारा आधा हो जाएगी। तो धारा इसकी आधा हो जाएगी, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है why are the coil of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। वो कह रहा है कि जो कॉइल होती है इलेक्ट्रिक टोस्टर की, टोस्टर मतलब समझ रहे हो, टोस्टर की जो कॉइल होती है, टोस्ट जिसमें गाना गर्म करते हैं ना, वो खाना ब्रेड बनाते हैं, वही टोस्टर, ठीक है वो। और इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन यानी कि जिससे हम इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, इनकी जो कॉइल होती है वो अलॉय यानी कि मिश्रित धातु की क्यों बनती है, वो प्योर मेटल की क्यों नहीं बनती। तो आप याद रखिएगा कि जो मिश्रित धातु होती है ना, अलॉय होते हैं, इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इनका प्रतिरोध ज्यादा होता है, इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। और यदि इनका प्रतिरोध ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, धारा के ऊष्म प्रभाव में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जिनका प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो ना हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा शो करते हैं।
और अगर वो हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे तो भाई गर्मी आएगी, गर्म होंगे तभी तो खाना गर्म हो पाएगा टोस्टर से, गर्म होगी तभी तो हमारे कपड़े जो प्रेस कर पाएंगे हम गर्मी से, उस हीट से। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कंपैरेटिवली प्योर मेटल यानी कि शुद्ध धातु के। तो शुद्ध धातु के मुताबिक जो हमारी मिश्रित धातु होती है उनका प्रतिरोध होता है भैया बहुत ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये ऊष्म या आप कह सकते हो ऊष्म चालकता के ये बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो धारा के ऊष्म प्रभाव को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देता है। यानी कि ड्यू टू ऑफ द हाई रेजिस्टेंस दे show the more heating effect of electric current, and that is the reason that electric iron or electric toaster or the coil of the electric iron or electric toaster are made up of alloy, not pure metals। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे, आपसे आंसर भी ऐसे देना है कि बिकॉज alloy has more resistance as compared to pure resistances, a pure metal, we use alloy as a coil of heater and electric presses या प्रेस। क्या बोला मैंने कहा alloy has more resistance than electric more resistance is pure than pure metals, they show more heating effect compared to pure metals। नोट कर लें, फिर हिंदी में भी इसको बताता हूं। तो कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो मिश्रित धातु होती है, मिश्रित धातु का प्रतिरोध ज्यादा होता है, और यदि इनका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो इनका ऊष्मीय चालकता या मैं कह सकता हूं धारा का ऊष्मीय प्रवाह ये ज्यादा दिखाते हैं। तो मिश्रित धातु धातु या धातुओं का प्रतिरोध ज्यादा होता, ठीक है, प्रतिरोध इनका क्या होता है, ज्यादा होता है, याद रखेंगे। जिसके कारण ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव को ज्यादा दिखाते हैं। इसलिए हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिनके हमने आंसर आज की क्लास में करे। कल हम आगे बढ़ेंगे और अब हम संयोजन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रतिरोधों को का संयोजन करते हैं, क्या है वो श्रेणी क्रम और क्या है वो समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे कल फिर से सेम टाइम सेम जगह। तब तक आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।